अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2025 के लिए टीटी 2017 के सवालिया पर्चे में उर्दू मजमून के सवालात देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल किए जाएंगे और साथ में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी दिए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आप 4 से 5 दिन में इसको मुकम्मल कर सकते हो और बआसानी आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए एक पेपर की फ़ीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। फ्रेंड्स, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे कि हर रंग में राजी बेरज़ा हो तो मज़ा देख, दुनिया में बैठे हुए जन्नत की फ़िज़ा देख। मंदरजा वाला ख़त कशीदा अल्फाज से मुंसलिक सही मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 तरह, नंबर 2 रदीफ़, नंबर 3 काफ़िया और नंबर 4 सबब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज दिया नहीं गया है, लिहाजा यहाँ पर जो ख़त कशीदा अल्फाज होना चाहिए था वो होना चाहिए था लास्ट में मज़ा देख और फ़िज़ा देख। तो आखिरी का जो देख आ रहा है फ्रेंड्स, ये लिहाजा इसे रदीफ़ कहते हैं। यानी कि रदीफ़ किसे कहते हैं कि गज़ल के जो शेर होता है उसके आखिरी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो हम आवाज़ होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं और हम आवाज़ होते हैं, उसको जो है तो रदीफ़ कहेंगे। और रदीफ़ से पहले यानी कि रदीफ़ से पहले जो होता है उसको काफ़िया कहते हैं। यहाँ पर जो मज़ा और फ़िज़ा है इसे काफ़िया कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असदुल्ला खां गालिब से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? नंबर 1 वो एक सहाफ़ी थे, नंबर 2 जदीद मकतूब निगारी के बानी थे, नंबर 3 जदीद गज़ल के बानी थे और नंबर 4 मशहूर दास्तान निगार थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जदीद मकतूब निगारी के बानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 33, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल मनाजात की तारीफ़ है? नंबर 1 अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, नंबर 2 अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ भी मांगी जाए, नंबर 3 अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए और नंबर 4 तीनों मुतबादिल सही। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि अल्लाह ताला की हम्द के साथ दुआ मांगना ये मनाजात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल करने वाले को साइल कहते हैं, जिससे सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 मसूल, नंबर 2 मसीहा, नंबर 3 सवाली और नंबर 4 मसाइल। तो फ्रेंड्स, सवाल करने वाले को जैसे साइल कहते हैं उसी तरीके से जिससे सवाल किया जा रहा है, लिहाजा उसे मसूल कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? नंबर 1 2, नंबर 2 8, नंबर 3 6 और नंबर 4 4। तो फ्रेंड्स, रुबाई में कुल 4 मिसरे होते हैं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर इस तरीके से पूछा जाता है कि रुबाई में कितने अरकान होते हैं? तो फ्रेंड्स, रुबाई में 24 अरकान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन से शायर मोमिन के हम असर थे? नंबर 1 गालिब, नंबर 2 अल्लामा इकबाल, नंबर 3 फ़िराक गोरखपुरी और नंबर 4 जिगर मुरादाबादी। तो फ्रेंड्स, मोमिन के हम असर शायर जो थे वो गालिब थे, मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट के बयान करदा मराहिल में से दूसरा मरहला कौन सा है? नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 इजहार मकसद, नंबर 3 फहमाइश सबक और नंबर 4 यादा। तो फ्रेंड्स, तमहीद पहले आता है, उसके बाद आता है इजहार मकसद। तो दूसरा मरहला हर्बर्ट के बयान करदा मराहिल में इजहार मकसद सेकेंड नंबर पर है और उसके बाद जो है तो ये तमाम तर चीज़ें होती है नंबर 3 और नंबर 4 और उसके बाद होता है घर काम लास्ट में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल फ़ेल मुरक्कब की मिसाल है? नंबर 1 निकल आया, नंबर 2 निकलना, नंबर 3 निकला और नंबर 4 निकले। तो फ्रेंड्स, फ़ेल मुरक्कब यानी कि मुरक्कब फ़ेल की मिसाल कौन सी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है निकल आया, ये मुरक्कब फ़ेल की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाज़, आरिज़,
मरहून हस्ब बाला अल्फाज किस तरतीब में लिखे गए हैं? नंबर 1 मायनवी तरतीब, नंबर 2 इस्तिलाही तरतीब, नंबर 3 लुग़वी तरतीब और नंबर 4 माकूस तरतीब। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लुग़वी तरतीब। लुग़वी तरतीब यानी कि डिक्शनरी यानी कि सीक्वेंस वाइज, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस होती है डिक्शनरी के अंदर, जिसको उर्दू में लुग़त कहते हैं, फ़ैरोज़ुल लुग़ात के ताल्लुक़ से आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो ज से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ऐन से, उसके बाद मीम से। तो पहले जीम आता है, फिर ऐन आता है और फिर मीम आता है। ये जो तरतीब होंगी ये लुग़वी तरतीब कहलाएंगी। अगला सवाल है कि वो किताब ज़रा उठा लाओ ख़तकशीदा लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाला सही मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर इशारा, नंबर 3 ज़मीर मौसूला और नंबर 4 ज़मीर इस्तिफ़ामिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ज़मीर इशारा, यानी कि किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि वो किताब उठाकर लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल हो और एक फ़ेल का फ़िक्रा मायनी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़ेल के फ़िक्रे का मोहताज हो, उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 नंबर 1 मुफर्रद जुमला, नंबर 2 मुरक्कब जुमला, नंबर 3 मखलूत जुमला और नंबर 4 इस्तिफ़ामिया जुमला। तो फ्रेंड्स जुमलों से मुतालिक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मखलूत जुमला, क्योंकि यहाँ पर एक फ़िक्रा दूसरा एक फ़ेल का फ़िक्रा मायनी मुकम्मल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, मोहताज रहता है, उसको मखलूत जुमला कहते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर नज़्म दी गई है लिहाजा, और उसमें से आपको 42 से 45 यानी कि 4 क्वेश्चन पर मबनी ये नज़्म है। आपको 4 सवाल नज़्म और 4 सवाल नस्र यानी कि पैराग्राफ पर पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 8, और बकिया जो क्वेश्चन से वो ग्रामर पर मबनी रहेंगे, यानी कि 22 नंबरात का ग्रामर आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नज़्म नहीं पढ़ना है, बल्कि डायरेक्टली आपको सवाल पढ़ना है, उसके बाद नज़्म को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सवाल है कि शायर ने सुबह व शाम के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? नंबर 1 लैलो निहार, नंबर 2 सुखन, नंबर 3 मौजदार और नंबर 4 रोज़गार। तो फ्रेंड्स अब हमको नज़्म को पढ़ना है, लिहाजा है अब तो कुछ सुखन का मरे कारोबार बंद। तो यहाँ पर मरे ये जो तो फ़ारसी ज़बान के अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। रहती है तबा सोच में लैलो निहार बंद। तो लैलो निहार जो है शायर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है सुबह और शाम के लिए। लैल कहते हैं रात को और निहार कहते हैं सुबह को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, मुफलिसी की वजह से कौन सा फ़न मुतासिर हुआ? नंबर 1 फ़न तहरीर, नंबर 2 फ़न तामीर, नंबर 3 फ़न सुख्न और नंबर 4 फ़न नक्काशी। अब हमको नज़्म को पढ़ना है। यहाँ तक जो तो हमने पढ़ा है इसको आपको टिक कर लेना है, यानी कि आपके पास जो पेंसिल रहेंगी पेंसिल आपको साथ में रखना है, उसको आपको टिक आउट कर लेना है। दरियाए सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद हो किस तरह ना मुँह में ज़बा बार बार बंद। तो यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है फ्रेंड्स कि मुफलिसी की वजह से कौन सा फ़न मुतासिर है। जब आगरे की खल्क का हो रोज़गार बंद, बेरोज़गारी ने दिखाई है मुफलिसी, कोटे की छत नहीं है ये छाई है कोटे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, दीवार और दर के बीच समाई है मुफलिसी, हर घाट में इस तरह से भर आई है मुफलिसी, पानी का टूट जावे ही जो एक बार बंद। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद। तो इसमें फ़न सुखन के ताल्लुक़ से बात हो रही है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि मुफलिसी की वजह से कौन सा फ़न मुतासिर हुआ। तो फ़न सुखन मुतासिर हुआ। अगला सवाल है, शायर की मुफलिसी की वजह क्या है? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 बेरोज़गारी, नंबर 3 दरियाए सुखन और नंबर 4 आगरे की खल्क। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर है कि बेरोज़गारी ने दिखाई है मुफलिसी। तो यहाँ पर बेरोज़गारी की वजह से जो है तो
मुफलिसी आई हुई है और शहर की मुफलिसी की वजह क्या है? बेरोज़गारी। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, कोटे पर छत ना होने की वजह क्या है? दीवार उधर, फ़िक्र, रोज़गार और मुफलिसी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है, लिहाजा दीवार उधर के बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह से भराई है मुफलिसी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कि कोटे पर छत ना होने की वजह क्या है? तो यहाँ पर कोटे पर छत नहीं है, ये छाई है मुफलिसी। तो उसकी वजह है मुफलिसी की वजह से जो है तो कोटे पर छत नहीं है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ। यहाँ पर ये जो इक्तिबास है, यानी कि ये जो लाइन है, ये आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली यहाँ पर देख लेना है कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है। 46 से 49 तक जो है तो ये क्वेश्चन है, यानी कि तकरीबन 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, यानी कि इसमें वक्त ज़ाया हो जाएगा। आपको ये पढ़ना है, बट किस तरीके से पढ़ना है? तो यहाँ पर सवाल नंबर पढ़ लेना है, सवाल पढ़ लेना है, उसके बाद ऑप्शंस के बाद जो है तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है। तासीब में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अब तासीब किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स तासीब उसे कहते हैं कि गलत तरफदारी को कहते हैं, और उसके बाद बग़ैर सबूत के किसी से नफ़रत या मोहब्बत का ज़्यादा झुकाव, यानी कि हमसे बेटर कोई नहीं, ऐसा समझना, उसको तासीब कहते हैं। यानी कि अपने आप को खुद से बेहतर समझना, इसको तासीब कहेंगे। और यहाँ पर जो बात हो रही है कौम से रिलेटेड हो रही है, यानी कि एक कौम दूसरी कौम को अपने से, यानी कि दूसरी कौम को जो है तो अपनी कौम को दूसरे से अच्छा समझना, ऐसा जो है तो इसमें बतलाया गया है। लिहाजा तासीब में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नंबर 1 तहज़ीब व तमद्दुन नहीं आती। नंबर 2 कोई हुनर व कमाल नहीं आता। नंबर 3 खूबियाँ और खुशियाँ नहीं आती। और नंबर 4 शाइस्तगी और तहज़ीब नहीं आती। तो फ्रेंड्स अब आपको स्टार्ट करना है यहाँ से पढ़ना कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने खुद ही तमाम कमालात और तमाम खूबियाँ और खुशियाँ हासिल की हो, बल्कि हमेशा एक कौम ने दूसरी कौम से फ़ायदा उठाया है, मगर मुतासिब शख्स इन नियामतों से बदनसीब रहता है। तासीब में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब तक वो नहीं जाता, कोई हुनर व कमाल उसमें नहीं आता। यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है। तासीब में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो फ्रेंड्स तासीब में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कोई हुनर व कमाल नहीं आता। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर मिला है कि तासीब में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक वो नहीं जाता, कोई हुनर व कमाल उसको उसमें नहीं आता। यहाँ पर आपको पेन से टिक कर लेना है। आपके पास जो पेन या पेंसिल रहेंगी एग्ज़ाम हॉल में, तो यहाँ पर टिक आउट कर लेना है उससे, ताकि आपको समझ, बारीक टिक करना है, ज़्यादा यानी कि पेन उस पर कलम चलाना नहीं है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ तक आपने पैराग्राफ को पढ़ा है और आपका पहला सवाल का आंसर यहाँ तक निकल चुका है, और बार बार आप कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होंगे इस वजह से, और वक्त भी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमे कातिल का मफहूम क्या है? नंबर 1 कत्ल करने वाला। नंबर 2 जानलेवा जहर। नंबर 3 मखमूर कातिल। और नंबर 4 जानलेवा। तो फ्रेंड्स सीमे कातिल का जो मतलब है, लिहाजा वो है जानलेवा जहर। यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सीमे कातिल होता है, यानी कि जानलेवा जहर होता है। अब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि तरबियत व शाइस्तगी, तहज़ीब व इंसानियत का मुतलक निशान उसमें नहीं पाया जाता, और जबकि वो मजहबी गलतनुमा नेकी के पर्दे में ज़हूर करता है तो और भी सीमे कातिल होता है। तो इसका मतलब है जानलेवा जहर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान का सबसे बड़ा ख़तरनाक दाव क्या है? नंबर 1 सीमे कातिल बन जाना। नंबर 2 गलतनुमा नेकी बयान करना। नंबर 3 तासीब को मजहबी रंग देना। और नंबर 4 ख़राबी पैदा करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, यहाँ तक कि हमने उसको पढ़ा है, लिहाजा इंसान के ख़राब व बर्बाद करने के लिए शैतान का सबसे बड़ा दाव तासीब को मजहबी रंगत से दिल में डालना और उस तारीकी के फरिश्ते को रोशनी का फरिश्ता कर कर दिखाना है। तो यहाँ पर लिहाजा
शैतान का सबसे बड़ा और ख़तरनाक दाव क्या है कि तासीब को मजहबी रंग देना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, तासीब को मजहबी रंग देना, यहाँ पर से यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको ये टेक्निक को फॉलो करना है, जिसमें आप कन्फ्यूज़न भी नहीं होंगे, यानी कि कंफ्यूज नहीं होंगे, और इत्मीनान बख्श आपका पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। और इसमें से आपको 4 में से 4 नंबर हासिल करना है। उसी तरीके से नज़्म में से भी आपको 4 में से 4 नंबरात हासिल करना है। अगला सवाल है, फ़ौज, कौस, खौफ, इन अल्फाज की मुनासिबत से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल सही होगा? नंबर 1 वाव मारूफ का इस्तेमाल है, नंबर 2 वाव मजहूल का इस्तेमाल है, नंबर 3 वाव लीन का इस्तेमाल है, और नंबर 4 वावेन का इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, कौस, फ़ौज और खौफ, इसमें वाव बतौर क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वाव इस्तेमाल हो रहा है वो वाव जो है तो वाव लीन की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। वाव लीन यानी वाव लीन किसे कहते हैं? वाव से पहले जिस हर्फ पर ज़बर हो और उस हर्फ को वाव के साथ मिलाकर नर्म आवाज़ के साथ जो तो अदा किया जाता है। नूरानी कायदे में अगर से आपने पढ़ा है तो उसमें अच्छे से जो तो उसका डेफिनेशन भी दिया गया है और समझाया भी गया है। तो फ्रेंड्स, उसको वावेलिन कहते हैं, जैसे कि फ़ौज, कौस और खौफ। तो यहाँ पर इसके पहले वाला जो हर्फ है वाव के पहले, उस पर ज़बर होता है और वाव को साकिन करके पढ़ा जाता है, जज़्म के साथ उसको मिला दिया जाता है। तो फ़ौज, कौस और खौफ इस तरीके से जो है तो उसको पढ़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल इसमें कैफियत की शनाख्त करता है? नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 कुर्सी, नंबर 3 बहुत, और नंबर 4 खातिल। तो फ्रेंड्स, दर्ज झेल में से यानी कि इसमें कैफियत की शनाख्त कौन कर रहा है? तो ईमानदारी जो है वो इसमें कैफियत है, इसमें कैफियत की शनाख्त करता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि जिस फ़ेल से ठीक ठीक पता न चले कि वो ज़माने हाल का है या मुस्तकबिल का है, वो क्या कहलाता है? नंबर 1 मुज़ारे, नंबर 2 एहतिमाल, नंबर 3 शर्तिया और नंबर 4 मुतलक। तो फ्रेंड्स, उसको मुज़ारे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, जिससे ज़माने हाल का और मुस्तकबिल का पता ना चले कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े कर दे, उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 फ़ेल नाक़िस, नंबर 2 फ़ेल लाजिम, नंबर 3 फ़ेल मकानी और नंबर 4 फ़ेल मुतअद्दी। तो फ्रेंड्स, उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं, जो ऐसा फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाज़े कर दें। अब फ़ाइल किसे कहते हैं? जो जुमले में स्टार्ट में होता है उसको फ़ाइल कहेंगे, और फ़ेल काम को कहते हैं, और मफ़ऊल जिस पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे, ख़त कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है? नंबर 1 सिफ़त मिक़दारी, नंबर 2 सिफ़त निस्बती, नंबर 3 सिफ़त ज़ाती और नंबर 4 सिफ़त अददी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सिफ़त अददी, यानी कि 2 बच्चे चंद बच्चों पर भारी थे। तो यहाँ पर 2 और चंद ये तादाद को ज़ाहिर करता है, लिहाजा सिफ़त अददी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 5,000 रुपये खर्च कर चुके थे, ख़त कशीदा लफ्ज़ किसकी मिसाल है? नंबर 1 माजी इस्तेमरारी, नंबर 2 माजी बईद, नंबर 3 माजी मुतलक और नंबर 4 माजी एहतिमाली। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है लिहाजा ये माजी बईद को ज़ाहिर करता है। माजी बईद यानी कि गुज़रा हुआ, कि हम 5,000 रुपये खर्च कर चुके थे। अगला सवाल है, फ़र्श हो या अर्श, हस्ती हो या अदम हो, कुछ भी हो, तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन हो जाएगा। दर्ज बाला शेर में सनत की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? नंबर 1 सनत तज़ाद, नंबर 2 सनत इस्तिआरा, नंबर 3 सनत तलमी और नंबर 4 सनत मुबालगा। तो फ्रेंड्स, सनत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लिहाजा यहाँ पर फ़र्श और अर्श, हस्ती और अदम, ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये एक दूसरे की ज़िद है, लिहाजा उसे सनत तज़ाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 सैयद सुलेमान नदवी, नंबर 2 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 3 मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और नंबर 4 डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, सीरत आयशा ये जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये तसनीफ़ है, लिहाजा ये सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ कौन थे? नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 2 मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नंबर 3 मौलाना शौकत अली और नंबर 4 मौलाना हसरत मोहानी। तो फ्रेंड्स खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का वो मजमुआ जिसके लुग़वी मायनी के बजाय मिजाजी या गैर हकीकी मायनी खातिर में लाया जाता है, क्या कहलाता है? नंबर 1 ज़रबुल मसल, नंबर 2 मुहावरा, नंबर 3 कहावत और नंबर 4 तमीसल। तो फ्रेंड्स उसे मुहावरा कहते हैं कि हकीकी मायनी के बजाय मिजाजी मायनी जो उसका मजमुआ जो होता है उन अल्फाज का, यानी कि दो या दो से ज़ायद अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें लुग़वी मायनी के बजाय यानी कि मिजाजी मायनी के बजाय हकीकी मायनी इस्तेमाल होते हैं, सॉरी हकीकी मायनी की बजाय मिजाजी मायनी, लुग़वी मायनी की बजाय मिजाजी या गैर हकीकी मायनी, तो यहाँ पर उसको मुहावरा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ्तर की जमा दफातर है, वैसे ही मकबरे की जमा क्या होंगी? नंबर 1 मकबरा यानी कि मकबरा, इसकी जमा क्या रहेंगी? नंबर 1 मनाजिर, नंबर 2 मकबरे, नंबर 3 मज़ाहिर और नंबर 4 मकाबिर। तो फ्रेंड्स दफ्तर की जमा दफातर है तो मकबरे की जमा मकाबिर रहेंगी। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको मुत्तफ़िक जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।